नमस्कार प्यारे साथियों। आईएएस साथी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ समय पहले हमने आपके लिए बिहार स्पेशल का मैराथन सीरीज लाया था 4.5 घंटे का। उसमें लगभग लगभग सारे सेक्शंस कवर कर दिए गए थे, लेकिन पॉलिटी का सेक्शन रह गया था। तो आज इस पॉलिटी सेक्शन को भी पूरी तरीके से कवर किया जाएगा, सो दैट आपका जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो वो कॉम्प्रिहेंसिव हो, और क्वेश्चन का कोई भी डोमेन हो, चाहे वो हिस्ट्री हो बिहार का, चाहे ज्योग्राफी, चाहे पॉलिटी, चाहे इकोनॉमी, वो सब आपका कवर हो जाए, वो भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से। हमारा मकसद वही रहता है कि आपका सबसे पहले बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। एक बार बेसिक क्लियर हो गया, उसके बाद आप अपने आप को और ज़्यादा एक्सेलरेट और इन्हांस कर सकते हैं एमसीक्यू या फिर टेस्ट प्रैक्टिस के माध्यम से। तो इस तरीके से आपका प्रोसेस चलता है। तो बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं पॉलिटी सेक्शन को। तो देखिए, एक बात तो आपको पता है कि हमारा जो देश है वो क्वासी फेडरल नेचर है। क्वासी फेडरल मतलब एक तरफ केंद्र को भी पावर दी गई है और दूसरी तरफ राज्य को भी पावर दी गई है। दैट्स वाई आप देखते हैं कि बिहार एक राज्य हो गया, यूपी एक राज्य हो गया, उसके बाद राजस्थान, एंड देयर आर लॉट मेनी स्टेट्स। तो जब ये स्टेट है तो इनके पास पावर भी है, यहाँ पर अपनी सरकार होती है, यहाँ पर अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस होती हैं, सेक्रेटेरिएट होता है। तो बिहार का भी अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है। बिहार में भी रीजनल डिविजन्स एरिया वाइज किए गए हैं, सो दैट प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कआउट हो सके, सो दैट जो फेडरलिस्टिक नेचर है हमारे संविधान का वो स्टेट के माध्यम से रिफ्लेक्ट हो सके। दैट्स वाई स्टेट गवर्नमेंट का एक डेडिकेटेड संविधान में सेक्शन है, पार्ट है यूं कह ले, जो कि पार्ट 6 में है। पार्ट 5 में यूनियन एग्जीक्यूटिव के नाम से जाना जाता है, पार्ट 6 जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव के नाम से जाना जाता है। अब आप हमें बताइए कि इस स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन शामिल होते हैं। सो नाउ दैट्स कंप्लीटेड। अब आते हैं बिहार के थोड़े से पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग पर। देखिए, एक बात तो आपको पता होगा कि जब हम बिहार मैप की बात करते हैं तो वहां आपको 38 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है, जिला। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है ब्लॉक्स में या फिर जिला या फिर डिवीजन, ये सब क्या होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप समझ लीजिए कि सबसे निचले लेयर पर अगर हम देखें तो विलेज होता है, गांव। और जब ग्रुप ऑफ विलेज मिलकर एक रीजनल एरिया बनते हैं तो वो ब्लॉक हो गया। और जब मल्टीपल ब्लॉक्स मिलके एक रीजन बनता है तो उसको सब डिवीजन कह देते हैं। फिर जब कुछ सब डिवीजन मिलकर एक होता है तो उसे हम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। और डिस्ट्रिक्ट के ऊपर मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट मिलके जब एक रीजन बनता है तो वो हो गया आपका डिवीजन। तो ये जो 9 डिवीजन है ना बिहार का, इट इज इक्वल टू 38 डिस्ट्रिक्ट, 534 ब्लॉक्स, 101 सब डिवीजन, राइट। तो उम्मीद करते हैं ये बेसिक चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब दैट्स वाई आप जो भी एरिया में रहे होंगे, आपका कोई ना कोई ब्लॉक होगा, आपका कोई ना कोई सब डिवीजन होगा, आपका कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट होगा, उस डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड होगा। दैट्स वाई आप रेसिडेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो वो चीजें आपकी मांगी जाती है कि नहीं है? बिल्कुल। अब दूसरी तरफ क्या है कि जब आप यूनियन एग्जीक्यूटिव के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर को देखते हैं, जिसको आप कैपिटल कहते हैं, वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। उसी प्रकार से स्टेट का भी अपना एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, जिसको सेक्रेटेरिएट यानी कि सचिवालय कहते हैं। वो कहाँ पर होगा? तो जो स्टेट का कैपिटल है वही होता है, पटना में। दैट्स वाई पटना सेक्रेटेरिएट। तो यहाँ पर जो भी लॉ बनाने वाली ब्यूरोक्रेट्स हैं या एग्जीक्यूट करने वाले मिनिस्टर्स के साथ वर्क करने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, वो सब पटना सेक्रेटेरिएट में काम करते हैं, वहां रहते हैं, राइट। एंड दिस पटना सेक्रेटेरिएट वाज डिजाइन्ड बाय जोसेफ म्यूनिंग्स, बिल्ट बाय मार्टिन बर्न। और वहां पर आपको क्लॉक टावर एंड स्टेच्यू ऑफ 7 मार्टर्स, जो 7 शहीद हुए थे क्विट इंडिया मूवमेंट के प्रोटेस्ट के दौरान, उनके स्टेच्यू आपको मिलेंगे, राइट। फिर आप देखिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स
जो बिहार में है उसको कंट्रोल करने वाला तो कोई होता होगा। जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूँ, चीफ मिनिस्टर को हम एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं, यानी कि बिहार का अगर हम एग्जीक्यूटिव हेड कहें तो वो कौन है, सीएम है। उसी प्रकार से केंद्र का एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहें तो वो हमारे पीएम है। नॉमिनल हेड की बात करें स्टेट में तो वो हमारे गवर्नर हो गए। अगर हम नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट पूरे भारत के लेवल पर कहे तो वो प्रेसिडेंट हो गए। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हेड जरूर होते हैं। तो उसी प्रकार से जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी सिविल सर्वेंट्स काम कर रहे हैं बिहार में, तो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो होता है वो चीफ सेक्रेटरी होता है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी चीफ सेक्रेटरी होता है, विच इज द हाईएस्ट रैंकिंग सिविल सर्वेंट इन द स्टेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, द चीफ सेक्रेटरी ऑल्सो हेड ऑफ द स्टेट सिविल सर्विसेज बोर्ड एंड चीफ एडवाइजर टू द सीएम, है ना, मुख्य एडवाइजर के रूप में भी काम करते हैं। तो ये प्रमोशनल एस्पेक्ट्स पर होता है, प्रमोशन होते चला जाता है, होते चला जाता है, तब जाके कोई ना कोई चीफ सेक्रेटरी के पद पर आते हैं। उसी प्रकार से आप हमें बताइए कि केंद्रीय लेवल पर क्या ये चीफ सेक्रेटरी का पोस्ट होता है या कोई दूसरा पोस्ट होता है। अगर आपने बेसिक पॉलिटी पढ़ा है तो आपको इसके बारे में जरूर आइडिया होगा, राइट। अब नाउ जब हमने डिवीजन की बात करी तो 9 डिवीजन है, और ये मैंने आपको जब बेसिक बिहार पढ़ा रहा था ओवरव्यू तभी आपको समझाया था, या ज्योग्राफी पढ़ा रहा था तभी हमने समझाया था। तो डिवीजन में जो तिरहुत डिवीजन है वो लार्जेस्ट है एरिया वाइज भी, पॉपुलेशन वाइज भी, और भागलपुर स्मॉलेस्ट डिवीजन है एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज के मामले में, राइट। अब आप हमें बताइए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे छोटा है एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज, और कौन सा सबसे बड़ा है एरिया और पॉपुलेशन, एंड सेकंड लार्जेस्ट एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज कौन सा है। दिस इज योर एक्टिव रिकॉलिंग टास्क, सो प्लीज डू इट प्रॉपरली, राइट। तो जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क खत्म किए तो अब हम आते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नर, सीएम पर भी आएंगे, स्टेट लेजिस्लेचर पर भी आएंगे। तो गवर्नर, जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, बिहार का, यूपी का, सबका अपना अपना गवर्नर होता है, राइट। और इनको अपनी पावर दी गई है कि भाई देख लो कि राज्य में सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो फिर प्रेसिडेंट रूल रिकमेंड किया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट बनाना हो तो ये किसको साबित करने के लिए, फ्लोर टेस्ट करने के लिए आमंत्रित करेंगे, ये भी इन पर निर्भर करता है। एंड देर आर मेनी मोर पावर्स टू द गवर्नर, और 7 आवर के मैराथन में मैंने वो कवर किया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा बस फैक्चुअल डेटा याद रखना है कि लाइक जब बिहार बंगाल से सेपरेट हुआ पहली बार 1912 में, और उस समय बिहार और उड़ीसा को एक ही पार्ट में रखा गया था, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का पोस्ट बनाया गया था। तो उस समय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जो बिहार और उड़ीसा को कंबाइंडली रेगुलेट करते थे, वो थे सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले। देन 1921 में फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार, वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बनाया गया। देर आफ्टर 1936 में जब बिहार उड़ीसा से सेपरेट हो गया, फाइनली जेम्स सिप्टन, उसको बिहार का गवर्नर बनाया गया। ये फैक्ट याद रखना है, वेरी वेरी क्रूशियल। अब तीसरा सवाल उठता है कि आज़ादी के बाद कौन बने होंगे। तो आज़ादी के बाद बने थे जयराम दौलत राम। कैसे याद रखना है भाई, आज़ादी हो गई जयराम जी की, ऐसे याद रख सकते हो आप, राइट। उसके बाद फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर बिहार के, वो भी आपको याद रखना है, जाकिर हुसैन है। इसके साथ साथ एक और फैक्ट याद रखिए कि 2 ऐसे गवर्नर रहे हैं बिहार के जो प्रेसिडेंट के रूप में भी चुने गए हैं, प्रेसिडेंट के पद पर भी गए हैं। वो हैं जाकिर हुसैन साहब एंड रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जी अभी हाल फिलहाल में ही प्रेसिडेंट के पद से हटे हैं। अब आप हमें बताइए कि रामनाथ कोविंद जी ने कमिटी हेड किया था, उस कमेटी का नाम याद आ रहा है आपको, क्योंकि ये क्रुशियल हो जाता है जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो, राइट। तो अब बात करते हैं करंट गवर्नर की। तो अभी जस्ट रिप्लेस किए गए हैं और नया गवर्नर बिहार का बनाया गया है लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन।
अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सर्च करिए कि इससे पहले कौन थे और इनके बारे में थोड़ा और डिटेल जानिए, क्योंकि बारीकी से भी फैक्ट्स पूछा जा सकता है। लाइक कितने नंबर के गवर्नर बने हैं, राइट, या फिर इनसे पहले जो थे वो कौन थे। तो थोड़ा सा आसपास आपको एनालिसिस करके कुछ पॉइंट्स निकाल कर रखना है, यही तरीका होता है। अब यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स भी दिए गए हैं गवर्नर के रिगार्डिंग, एंड मेक श्योर मैंने आपके लिए एक कंप्लीट डेडिकेटेड आर्टिकल्स का जो चार्ट शीट है वो प्रोवाइड किया है, तो आराम से आप उसे याद रखेंगे। क्वेश्चंस आता है, मैंने आपको पीवाईक्यू का स्क्रीनशॉट भी अटैच किया है और यहाँ से भी आप रिवीजन कर सकते हैं, दैट्स नॉट ए मैटर, राइट। So after covering the state executive governor post, now we are coming to the state legislature. देखिए, जब मैंने आपको पॉलिटी का मैराथन करवाया था तो वहां पर ये साफ साफ बताया था कि लेजिस्लेचर का मतलब क्या हुआ, जो कानून बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। तो लेजिस्लेचर में भी दो लेवल आते हैं। जैसे यूनियन लेवल पर राज्यसभा लोकसभा आता है, उनके अपने पावर्स हैं। स्टेट के लेवल पर भी वो सिस्टम है, मतलब आप समझ लीजिए कि विधानसभा और विधान परिषद। दैट्स वाई बाई कैमरलिज्म कहा जाता है उन राज्यों को जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों मौजूद होती है। लेकिन क्या ये सारे राज्यों में बाई कैमरलिज्म है? द आंसर इज नो, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है कि हर राज्य में बाई कैमरलिज्म हो। वो डिपेंड करता है स्टेट की नीड पर कि स्टेट चाहता है कि नहीं चाहता है, और दूसरी बात यह कि केंद्र सरकार पार्लियामेंट उसे बनाने का अप्रूवल देती है कि नहीं देती है, राइट। तो जब हम लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ बिहार की बात करेंगे, विधानसभा की, तो एक साफ साफ मतलब संविधान में प्रोविजन है, और ये हर एक विधानसभा पर लागू होता है, हर एक राज्य के विधानसभा पर, कि मैक्सिमम जो सीट होगी विधानसभा की 500 से ज्यादा नहीं होगी, मिनिमम 60 होगा, इससे कम नहीं। कुछ कुछ एक्सेप्शंस कहीं पर हैं, बट हम ओवरऑल यही समझेंगे। मिनिमम एज अगर एमएलए बनना है, किसी को विधानसभा का सदस्य बनना है, तो वो 25 होगा। और 5 साल के लिए जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली का कार्यकाल होता है, एंड इट कैन बी एक्सटेंडेबल इन द नेशनल इमरजेंसी। और ये जब नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी के दौरान लगी थी तो हमने उस चीज़ को देखा भी है, पढ़ा भी है, राइट। और एक बात ये भी है कि 3 सेशन पर ईयर होते हैं। बजट सेशन हो रहा है, विंटर सेशन हो रहा है, समर सेशन हो रहा है, राइट। ऑल दीज बेसिक्स आर कवर्ड इन द पॉलिटी मास्टर क्लास। सो बिहार का कंपोजिशन की बात करें, बिहार विधानसभा की, तो 243 एमएलए, जिसमें 38 सीट एससी के लिए रिजर्व है एंड 2 सीट एसटी के लिए, और सीट का नाम आप देख लीजिए, कटोरिया एंड मनिहारी, जहां पर एसटी के लिए सीट रिजर्व है। और पहले क्या होता था कि एंग्लो इंडियन सीट का भी नॉमिनेशन किया जाता था, राइट, लेकिन उसको हटा दिया गया 1/4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से, तो इसे भी याद रखेंगे। देन अब लेजिस्लेटिव असेंबली में सदस्य तो आ गए, अब आपने मिनिस्टर्स का भी नाम सुना होगा, जैसे अभी हाल फिलहाल में जो रिशफलिंग हुई है कैबिनेट की, और नीतीश कुमार जी ने जो इस्तीफा दिया, उसके बाद सम्राट चौधरी ने पदभार ग्रहण किया, उसके बाद मिनिस्टर्स ने देखा होगा आपने कि ओथ लिए गए मिनिस्टर के पद पर। तो देर इज मैक्सिमम कोटा कि कितने परसेंटेज ऑफ एमएलए मिनिस्टर्स बन सकते हैं, तो देर इज मैक्सिमम 15%, और ये ऐड किया गया था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के माध्यम से। और आप हमें बताइए कि आखिरकार ये रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाई गई थी, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। देर बाय ये जो आपका विधानसभा है पटना का, वो एम मिलवुड ने डिजाइन किया था, और फर्स्ट मीटिंग 7 फरवरी 1921 को हुई थी, राइट। अब यहाँ पर जो हेड करते हैं वो स्पीकर हेड करते हैं, चेयर करते हैं। उसी प्रकार से लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी हम देखेंगे तो वहाँ पर चेयरमैन हेड करेंगे। एंड स्पीकर की बात करें तो सर्टिफाइज दैट कौन सा बिल मनी बिल है, एंड मनी बिल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिल फॉर दी गवर्नमेंट। ऐसा समझ लो कि अगर ये बिल पास नहीं होगा मनी बिल ना, तो गवर्नमेंट ही कॉलेप्स कर जाएगी। ऑल्सो various committee that are headed by the speaker, like rules committee, general purpose committee, business advisory committee, right. And Sachidanand Sinha was pro tem speaker in 1937। राम दयालु सिंह फर्स्ट रेगुलर स्पीकर बने थे विधानसभा के
1937 से 44 तक कार्यकाल था। करंट स्पीकर की भी बात कर ले तो डॉक्टर प्रेम कुमार, और आपको ये बताना है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी से है ये, और ये लेटेस्ट अपडेट है तो मैंने आपको यहाँ पर अपडेट कर दिया, नहीं तो आपको करंट अफेयर्स के साथ पढ़ना पड़ जाता। राइट, सो वी हैव कवर द स्टेट लेजिस्लेचर। हाँ, इसके साथ साथ ये भी आप हमें बताइए कि अभी फिलहाल कितने राज्यों में बाईकैमरलिज्म मौजूद है और वो कौन कौन से राज्य हैं। प्लीज कमेंट, जब हम पढ़ा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो आपका भी इंगेजमेंट होना जरूरी है ताकि बेटर क्लैरिटी हो। नाउ वी आर मूविंग टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। तो विधान परिषद का भी संवैधानिक आर्टिकल है, आर्टिकल 169 में विधान परिषद की कंस्टिट्यूशन करने की बात की गई है। इसको आप सिंपल से समझिए कि स्टेट असेंबली को जरूरत पड़ेगी तभी जाके क्रिएट किया जाता है जनरली। राइट, तो ये कैसे पार्लियामेंट को पता चलेगा कि स्टेट असेंबली को जरूरत है? तो ऐसे में क्या होता है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, मान लीजिए बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट, तो वो रेजोल्यूशन पास करते हैं एक स्पेशल मेजोरिटी से कि भाई रिक्वेस्ट करते हैं पार्लियामेंट से कि आप जो है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करवा दीजिए। एंड फिर पार्लियामेंट उस पर निर्णय लेगा कि हमें क्रिएट करना है कि नहीं करना है। बाइंडिंग नहीं है पार्लियामेंट पर कि क्रिएट कर ही दे, उसकी मर्जी होगी तभी करेगी, लेकिन एक संदेश देने के लिए स्टेट रेजोल्यूशन पास करता है। राइट, एंड पार्लियामेंट फाइनली क्रिएटेड वाया सिंपल मेजोरिटी। ये दोनों डिफरेंस याद रखना है। Currently, 6 states have it, and Telangana has the latest one. And when we talk about the structure of the Legislative Council in Bihar, or in general, Article 171 provides some rules like minimum जो होने चाहिए मेंबर्स 40 होने चाहिए, मैक्सिमम 1/3 ऑफ द असेंबली, मिनिमम एज यहाँ पर 30 ईयर्स है। एंड बिहार की बात करें तो 75 सीट्स। ऑल्सो फर्स्ट मीटिंग 20 जनवरी 1913 को हुआ था। राइट, ये ध्यान रखना है। देन इलेक्शंस कैसे होते हैं मेंबर्स के? तो देखिए 1/3 तो एमएलए के द्वारा चुन लिया जाता है, 1/3 लोकल बॉडीज के द्वारा, म्युनिसिपैलिटीज। राइट, 1/6 नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। इट्स ऑल्सो वेरी क्रुशियल। आप बताइए कि गवर्नर तो 1/6 करते हैं और प्रेसिडेंट कितना नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में? 1/12 बाय द टीचर्स, 1/12 बाय द ग्रेजुएट्स। तो दैट इज द सिनेरियो, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टेन्योर आप ध्यान रखें कि कब तक ये रहता है, कोई फिक्स टर्म है क्या? एक्चुअली में ये परमानेंट बॉडी है, ये डिसॉल्व होती ही नहीं है। राज्यसभा भी परमानेंट बॉडी है, वो भी डिसॉल्व नहीं होती है, और ये भी डिसॉल्व नहीं होती है। तो कैसे कार्यभार संभलता है? तो भाई इसमें एक सिंपल सा नियम है कि हर 2 साल में 1/3 मेंबर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो रिटायर हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई 6 साल का टर्म साफ साफ निकल कर आ रहा है। जब 2 साल में 1/3 रिटायर हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है 6 साल में उनका टर्म पूरा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एंड दे विल बी आउट ऑफ दिस काउंसिल। राइट, करंट चेयरमैन की बात करें तो अवधेश नारायण सिंह, प्लीज रिमेंबर। ओके, देन वी आर कमिंग टू द प्रेसिडेंट रूल इन बिहार। तो इमरजेंसी के बारे में मैंने डिटेल से पढ़ाया है, अगर आपने उसे नहीं पढ़ा है तो आप जरूर पहले उसे देखें, तब आपको ये चीज़ें और समझ में आएगी। मेरा पूरा रिक्वेस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच द बेसिक पॉलिटी दैट आई डन इन द मैराथन क्लास, देन आप इसे देखिए। लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो टोटल इम्पोजिशन आज तक जो प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लगा है, वो 8 टाइम्स लगा है। अभी आप हमें बताइए कि रिसेंट में कौन से राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था? कुछ याद आ रहा है? तो समझिए कि एक समय बिहार में भी प्रेसिडेंट रूल था। पहली दफ़ा आज़ादी के बाद खासकर जो प्रेसिडेंट रूल लगा वो है 1968 में। एंड उस समय गवर्नर जो थे वो है नित्यानंद कानूनगो, और सीएम उस समय थे भोला पासवान शास्त्री। इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने बता रखा है कि आपको याद है, अगर नहीं तो जरूर रिवाइज करिएगा बिहार ओवरव्यू, यू विल बी गेटिंग मोर क्लैरिटी। लास्ट टाइम जो गवर्नर रूल बना था लगा था 2005 में, उस समय गवर्नर थे बूटा सिंह, और आपको ध्यान होगा कि उस समय नीतीश कुमार जी की सरकार जो है बन रही थी। और 2005 के बाद से तो आपको पता है कि कंटिन्यूस नीतीश कुमार जी की ही सरकार थी, अनटिल अनलेस द रिसेंट इंसिडेंट जहां नीतीश कुमार ने रिजाइन कर दिया सीएम के पोस्ट से। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि सीएम का, नीतीश कुमार का जो टर्म रहा है 10 बार वो सीएम के पद पर रहे हैं। राइट, फिर देखिए एक केस है रामेश्वर प्रसाद केस 2006। इसमें साफ साफ बोला गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो असेंबली डिसॉल्व की गई वो असंवैधानिक थी बिकॉज ऑफ द अनवेरिफाइड फैक्ट्स, जिसके कारण वो डिसॉल्व किया गया था। तो बोला तो गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बट इट वाजंट रिवाइव्ड। राइट,
देन वी कम टू द सीएम, डेप्यूटी सीएम एंड लॉ ऑफिसर। तो इन सब के थोड़े बहुत आर्टिकल्स आप याद रखेंगे, मैंने तो आपको एक सेपरेट फैक्ट शीट दे रखा है ना, तो आप उसे पढ़िए, एक जगह है वो, तो वो ज़्यादा बेटर होगा याद करने में आपको। तो फर्स्ट कांग्रेस सीएम या फर्स्ट सीएम का भी नाम आपको लिया जाएगा तो याद रखना है श्री कृष्णा सिंह। एंड इवन आज़ादी के बाद भी कृष्णा सिंह जी ही सीएम के पद पर बने थे, राइट। एंड सतीश प्रसाद ये शॉर्टेस्ट पीरियड के सीएम रहे हैं। महामाया प्रसाद फर्स्ट इंडिपेंडेंट सीएम। राबड़ी देवी फर्स्ट फीमेल सीएम ऑफ बिहार। नीतीश कुमार लॉन्गेस्ट ओवरऑल टेन्योर। और इनके बारे में तो आपको मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे इंट्यूशन लग रहा है, कि थोड़ा अच्छे से जानकारी रखनी पड़ेगी इस बार, राइट। करंट सीएम सम्राट चौधरी, तो इसका मतलब 11th सीएम कौन बन गए? सम्राट चौधरी, राइट। फिर डेप्यूटी सीएम की बात करें तो ध्यान रखना है, जैसे डेप्यूटी पीएम की बात आप सुनते होंगे कभी कभी, तो कोई ये संवैधानिक पद नहीं है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, बस एक संकेतात्मक आप बोल दीजिए कि भाई हाँ, एक होता है ना मन खुश करने के लिए, है ना, कभी कभी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होता है उसको भी रिजॉल्व करने के लिए डेप्यूटी सीएम या फिर डेप्यूटी पीएम का भी पोस्ट दिया जाता है। होप यू अंडरस्टूड। तो कोई भी इनको डिसीजन लेना पड़ेगा तो सीएम से जरूर कंसल्ट करना पड़ता है। एंड फर्स्ट डेप्यूटी सीएम अनुग्रह नारायण सिन्हा। फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी सीएम रेणु देवी। करेंट डेप्यूटी सीएम की बात करें फिलहाल तो दो बने हैं लेटेस्ट, विजेंद्र प्रसाद यादव एंड विजय कुमार चौधरी। याद रखना है विजय कुमार सिन्हा नहीं, वो हट गए हैं, विजय कुमार चौधरी है, राइट। एंड कौन सी कंस्टिट्यूंसी के हैं ये, थोड़ा सा आपको याद रखना है, जानना है, कुछ भी प्रैक्टिस आपको भी करनी है, सिर्फ मेरे पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। देन वी हैव द एडवोकेट जनरल, आर्टिकल 165 में इनका प्रोविजन है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, अगर यूनियन लेवल पर कहे तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपने सुना होगा, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। एंड दिस लॉ ऑफिसर अपॉइंटेड बाय एंड होल्ड द ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ गवर्नर, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन भी आया है बीपीएससी में। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि जब ये लॉ ऑफिसर के पद पर हैं, एडवोकेट जनरल के पद पर है, तो ये प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होता है, राइट। लाइक जब स्टेट को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो ऐसा नहीं है ना कि उस समय वो प्राइवेट पर्सन को या प्राइवेट पार्टी को ये रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत सारी बातें होती है इफ एंड बट्स। एंड ये जब आप अलग से इनके बारे में पढ़ेंगे तो देर विल बी मोर क्लैरिटी, राइट। एंड एज यू नो दैट अटॉर्नी जनरल हो या एडवोकेट जनरल हो, उनको रेस्पेक्टिवली लेजिस्लेचर है उसमें बोलने का, अटेंड करने का अधिकार है, लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं है। क्यों रहेगा वोट करने का अधिकार, मेंबर थोड़ी ना है, राइट। देन वी हैव द लॉन्गेस्ट टेन्योर ऑफ द एडवोकेट जनरल राम बालक महतो, 6 times। एंड देन करंट अटॉर्नी जनरल प्रशांत कुमार शाही, तो ये भी आपको याद रखना है, पीके शाही, ऐसे करके याद रख सकते हैं। देन कमिंग टू द पंचायती राज, 73rd अमेंडमेंट के माध्यम से, और म्यूनसिपैलिटी 74th अमेंडमेंट के माध्यम से। तो बिहार में क्या खास बात रहा कि बिहार में बिहार राज्य पंचायती राज एक्ट 1947 लाया गया था, लेकिन उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था तो रेगुलर इलेक्शन नहीं होते थे। पता चला कि वोट चोरी होती थी और कोई रेगुलेशंस नहीं था, महिलाओं के लिए कोई अधिकार नहीं थे, तो उन सबको ठीक करना है ना। देयर वर मेनी कमीशंस विच वेर फॉर्म्ड, अशोक मेहता कमिटी, बलवंत राय कमिटी, देयर वर मेनी मोर, राइट। एंड बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन, कौन से वो कमिटी का रिकमेंडेशन लागू हुआ था ये आप हमें बताओ। तो 73rd अमेंडमेंट किया गया संविधान में 1992 में, एंड इट वाज इन्फोर्स्ड इन अप्रैल 24 1993। दैट्स व्हाई अप्रैल 24 को कुछ दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, आप हमें बताइए। तो देयर वाज डेडिकेटेड 9 पार्ट, देयर डेडिकेटेड पार्ट क्रिएट किया गया संविधान में, 11 शेड्यूल क्रिएट किया गया, इनको 29 फंक्शंस दिए गए, हमने डिस्कस किया है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये है कि बिहार पहला राज्य बना जो महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दे दिया, पहला राज्य। ऐसे इस अमेंडमेंट के प्रोविजंस में 33% रिजर्वेशन है, बट बिहार ने उसको बढ़ाकर 50% तक कर दिया गया था, राइट। एंड एस टी के पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से भी उनके सीट रिजर्व किए गए थे। अब ये कुछ आर्टिकल्स के बेसिक्स से ये आपको कवर करना है। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि ये जो स्लैश दे रखा है ना 243I/J, तो 243I का मतलब हो गया स्टेट फाइनेंस कमीशन और जे का मतलब हो गया ऑडिटिंग, राइट। उसी प्रकार से 243K का मतलब हो गया स्टेट इलेक्शन कमीशन, एंड 243O का मतलब हो गया कोर्ट मैटर, जो भी हो गया इलेक्शन डिस्प्यूट से रिगार्डिंग उस टाइप का, राइट। देन वी कम टू द 3 टायर्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। एक तो ग्राम पंचायत है,
और ग्राम पंचायत की मीटिंग ऑर्गेनाइज होने के लिए मिनिमम जो मेंबर्स की जरूरत है वो है 1/2, मतलब आधा, जिसको हम कोरम कहते हैं। अब यहाँ पर आप गलती कर सकते हो। गलती ये होता है कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में डिफरेंस है। तो ग्राम सभा की मीटिंग होने के लिए 1/10 मेंबर्स होना जरूरी है, लेकिन ग्राम पंचायत की मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने के लिए 1/2 मेंबर होना जरूरी है। मुखिया का इलेक्शन डायरेक्ट होता है, राइट। वार्ड मेंबर का भी इलेक्शन डायरेक्ट होता है, आप सुनते ही होंगे, वार्ड संख्या 1 के ये बन गए, वार्ड संख्या 2 के वो बन गए। देन डेप्यूटी मुखिया, उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। एंड पंचायत समिति जो आपका ब्लॉक लेवल पर है, ये तो हो गया विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति हो गया, 3 टियर है ना, विलेज पंचायत या ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति या ब्लॉक पंचायत, फिर जिला परिषद, राइट। तो ब्लॉक पंचायत बनाया जाता है लार्जर पॉपुलेशन के लेवल पर, राइट। एंड फिर आते हैं जिला परिषद, जो कि अपर मोस्ट टायर है पंचायती राज सिस्टम का। एंड ग्राम कचहरी की बात करें तो वो बेसिकली मतलब कोर्ट केसेस को हैंडल करने के लिए कंस्टिट्यूट की जाती है। फिर यहाँ पर देख लीजिए कि जो रेजिग्नेशन दिए जाएंगे कौन से अथॉरिटी को किसको, तो ये थोड़ा सा आप याद रखो। तो पंच रिजाइन करेंगे, किसको देंगे रेजिग्नेशन? सरपंच को। उप सरपंच, सरपंच, मुखिया, डेप्यूटी मुखिया, डीपीआरओ को, राइट, पंचायती राज ऑफिसर। देन समिति मेंबर वो प्रमुख को देंगे, राइट। सो नाउ वी आर मूविंग टू द जुडिशियरी सिस्टम। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो एपेक्स कोर्ट है पूरे भारत का। राज्य में अगर एपेक्स कोर्ट देखा जाए तो वो है हाई कोर्ट। हालांकि हमारे पास इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, लाइक सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट टॉप के लेवल पर आएंगे, उसके बाद नीचे हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और इस प्रकार की हायरार्की चलती है, राइट। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, वो आप देख लीजिएगा। पूरे भारत में 25 हाई कोर्ट है। बिहार में भी एक हाई कोर्ट है, बिहार में पटना में पटना हाई कोर्ट। 3 फ़रवरी 1916 को उद्घाटन किया गया, एंड ये डेट याद रखनी है। एंड कोई रीजनल बेंचेज इनकी फिलहाल नहीं है। अब आपको यहाँ पर एक काम करना है कि कौन से हाई कोर्ट के अपने रीजनल बेंचेज हैं। रीजनल बेंच यानी कि जो उनका प्रमुख केंद्र है बैठने का, वो तो है ही, उसके जगह और भी है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा जाता है कि वो रीजनल बेंच कंस्टिट्यूट कर सकती हैं अगर फास्ट ट्रैक करना है केस के मतलब निपटारन के लिए। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का कोई रीजनल बेंच नहीं है, वो दिल्ली में ही बैठते हैं, लेकिन संविधान ने वो परमिशन दे रखी है, राइट। तो आप हमें बताइए जरूर कि कौन से हाई कोर्ट के रीजनल बेंच हैं। फिर जज स्ट्रेंथ वो याद करने की जरूरत नहीं है। अगर हम चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट की बात करें तो फर्स्ट चीफ जस्टिस वाज एडवर्ड चैमर, लंबा नाम है बट इतना शॉर्टकट से चलेगा। फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस चीफ जस्टिस मनमोहन अग्रवाल। एंड अगर करंट चीफ जस्टिस ऑफ द पटना हाई कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, संगम कुमार साहू। और ये बहुत ही कम समय के लिए नियुक्त हुए हैं, अब देखिए कि जल्द ही रिटायर भी हो जाएंगे। अब यहाँ से आपको एक और इम्पोर्टेंट वर्क करना है कि आखिरकार ये रिटायर हो रहे हैं, लेकिन इनसे पहले कौन था? कितने नंबर के संगम कुमार साहू जी पटना हाई कोर्ट के सीजे बनाए गए हैं। फिर उनके बाद कौन आ रहे हैं? जस्टिस मीनाक्षी एम रॉय, महिला चीफ जस्टिस ऑफ द पटना हाई कोर्ट बनने वाली हैं। और आप देखिए कि मई 2026 में अपॉइंटमेंट होने वाला है, राइट। तो इनकी संख्या क्या रहेगी वो भी आप याद रखेंगे। फिर लोक अदालत की बात करें तो लोक अदालत देश भर में ऑर्गेनाइज की जाती है। उसके लिए जो एक्ट है वो है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, एंड इनके जो फैसले हैं वो फाइनल बाइंडिंग है, एंड सिविल मैटर्स पर ज़्यादा ये फैसले देते हैं, राइट। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट की निगरानी में रहते हैं, एंड ऑल दिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुजफ्फरपुर में है, ये याद रखिएगा। फिर अर्बन बॉडीज पर आते हैं, जैसे हमने पार्लियामेंट, पार्लियामेंट नहीं, पंचायत देखा। तो अर्बन लोकल बॉडी अर्बन एरियाज को गवर्न करने के लिए, या फिर सेमी अर्बन एरिया, या फिर वो एरिया जो ट्रांजिशन हो रहे हैं अर्बन एरियाज के प्रति। इसलिए यहाँ पर भी 3 पार्ट है आपके। एक तो नगर पंचायत सबसे निचले लेवल पर, जहाँ पर अभी मतलब गांव से शहर की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है, बदलाव हो रहा है लेकिन धीरे धीरे। फिर म्यूनिसिपल काउंसिल जहाँ पॉपुलेशन और बढ़ गया है ना, मेट्रो कम्प्लेक्स हो रहा है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और बढ़ा, जैसे पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सहरसा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, राइट। तो टोटल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कितना है? 19 है। सहरसा इज द लेटेस्ट वन,
राइट। तो ये हायरार्की याद रखनी है, और ये संवैधानिक संशोधन ये सब तो बेसिक का पार्ट है, तो मैं इसे रिपीट नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज देयर विल बी रिपीटेशन ऑफ द वीडियो। देन वी कम टू द स्टेचुटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। स्टेट इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 243 के में इसके गठन की बात की गई है। फिलहाल जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है वो दीपक प्रसाद, एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो विनोद सिंह गुंजयाल। राइट, बीपीएससी जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो इनका जो स्टैब्लिशमेंट होता है 1 अप्रैल 1949 को, और टर्म ऑफ द चेयरपर्सन की बात करें 6 ईयर्स या फिर 62 ईयर्स ऑफ एज जो भी है। एंड फर्स्ट चेयरपर्सन राजन धारी सिन्हा, करेंट चेयरपर्सन परमार रवि मनुभाई। फिर लोक आयुक्त की बात करें तो 1973 में ये वैसे बिहार में कंस्टिट्यूट हुआ था। लोक आयुक्त मतलब क्या है कि जो हायर ऑफिसर्स हैं, हायर पॉलिटिशियंस, उन सब पर भी केस किया जा सकता है। करप्शन के कुछ चार्जेस हैं तो इन पर केस किया जा सकता है, तो ये लोकायुक्त का पावर आया था। राइट, तो फर्स्ट लोकायुक्त कौन बने? एस वी साहनी। एंड ये अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, लेकिन एक सिलेक्शन कमिटी होता है वो रिकमेंड करते हैं, तो फिर गवर्नर उसे अपॉइंट करते हैं। टोटल 3 मेंबर्स है जिसमें 2 मेंबर जज होने चाहिए, और टर्म की बात करें 5 ईयर्स या 70 ईयर्स ऑफ एज। फिर वुमेन कमीशन भी है बिहार में, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ये। 3 ईयर का टर्म, गवर्नर अपॉइंट्स, एंड प्रोफेसर अप्सरा ये चेयरपर्सन है वुमेन कमीशन की। राइट, स्टेट वुमेन कमीशन। फिर वी हैव द स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। देखिए, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन हो या सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन हो, दोनों आरटीआई एक्ट 2005 के कानून से बनाया गया है। अब ये चीज़ ध्यान रखिए कि 2019 में आरटीआई अमेंडमेंट लाया गया था। राइट, तो उसमें कुछ नियम को चेंज किया गया। आरटीआई मतलब क्या कि भाई राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन सरकार से लेनी है तो आप आरटीआई फाइल करोगे, है कि नहीं है? तो जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, एंड यहाँ पर 3 मेंबर की सिलेक्शन कमेटी होती है जो रिकमेंड करेगी गवर्नर को, तब अपॉइंट किए जाएंगे। एक तो सीएम होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन दूसरे, फिर तीसरे होंगे मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द सीएम। तो ये जो रिकमेंडेशन देंगे फिर अपॉइंट किए जाएंगे, मैक्सिमम 10 मेंबर्स। और 2019 में जो अपडेट किया गया था तो इसमें जो टर्म है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ये बोला गया था। दैट्स वाई इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो ये हमने पूरा बिहार की पॉलिटी को चर्चा की है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर आसानी से मिल जाएगा, हिंदी मीडियम में भी हमने पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है, तो आप उसे भी देख लेंगे एंड यू विल बी अंडरस्टैंडिंग। अब रिवीजन करने में आपको और ज़्यादा आसानी होगी। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर अपने अगले लेक्चर पर। आप अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर दे सकते हैं।